चलिए, तो उपन्यास हो गया कंप्लीट, आपकी तरफ से भी हो गया। यहाँ से तो हो ही जाता है, आपकी तरफ से हुआ या नहीं हुआ ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। चलो, तो आज नई यूनिट पे नाटक, और इसके जो इसमें जो नाटककार आपने देखे कौन कौन लगे हुए हैं? जो नाट्य साहित्य में आपके पास हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, तो चलो उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे इनको कैसे कैसे। एक मिनट, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। जो नाटक होता है, नाटक में किसके नाम के बेस पे चलाते हैं? जैसे कहानी और उपन्यास में तो प्रेमचंद के बेस पर करते हैं, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद, प्रेमचंद उत्तर। नाटक में इतने मौलिक जवाब देते हो ना आप लोग। हाँ, तो प्रसाद जो है क्या है, इस विधा के केंद्र में है, प्रसाद युग। ठीक, प्रसाद युग, और प्रसाद उत्तर भी किया जा सकता है, प्रसाद उत्तर। इसके अलावा एक किया जा सकता है, इसको नवनाट्य लेखन कहते हैं, यानी कि जो नया नाटक था उससे संबंधित। नवनाट्य कहें, समकालीन कहें, आपकी मर्जी है। और आपका जो सिलेबस है वो ज्यादातर कहाँ का है? वो ज्यादातर प्रसाद युग और उसके आसपास के ही ज्यादा, सबसे ज्यादा राइटर आपके वहीं से लगे हुए। यहाँ से दो ही हैं केवल, एक जगदीश चंद्र माथुर और एक आपके ये मोहन राकेश। ठीक, तो देखिए प्रसाद पूर्व युग में जो हिंदी नाटक का इतिहास है, प्रसाद पूर्व युग में दो युग आते हैं आपका। एक तो आता है भारतेंदु युग, एक है भारतेंदु युग, दूसरा आता है द्विवेदी युग। ठीक है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। दूसरा है प्रसाद युग। प्रसाद युग में तो प्रसाद ही आते हैं। इसकी भी धाराएं आपको देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी धाराएं इसमें बनी बाद में। ठीक है, और फिर आते हैं प्रसादोत्तर युग, इस तरह से। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार भारतेंदु युग से केवल आपके पास भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, केवल ये आपके एक नाटककार हैं, इसके अलावा सारे आगे के। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा द्विवेदी, मतलब द्विवेदी युग का कोई भी इस तरह से नहीं है। ठीक है, प्रसाद युग के बहुत सारे हैं, इसमें आपके सेठ गोविंद दास इसमें आएंगे, गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क भी यहीं आएंगे, गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद स्वयं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत। इसके अलावा यहाँ कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन, विष्णु प्रभाकर। एक विष्णु प्रभाकर को भी यहीं लिया जा सकता है। प्रसादोत्तर में कोई ऐसा व्यक्ति जो आए, प्रसादोत्तर में इनको भी लिया जा सकता है अंत के, यार विष्णु प्रभाकर जैसे लोगों को आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। विष्णु प्रभाकर को इसमें रख सकते हैं। एक दो नाम आपके सिलेबस में नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इनके नाटकों को भी आपको करना चाहिए। एक है शंकर शेष, ठीक है, और इसके अलावा एक है सुरेंद्र वर्मा। थोड़ा इन दो लोगों के नाटक भी कर लेने चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक नाटक है बकरी, तो वो भी हो सकता है। नवनाट्य लेखन में आपके पास एक तो आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। हाँ, अरे कैमरा बंद हो गया। जगदीश चंद्र माथुर और मोहन राकेश। ये है सिलेबस पूरा। उदय शंकर भट्ट लिख दिया? नहीं लिखा है। भुवनेश्वर भी रह गया, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भी यहाँ रखेंगे आप। ठीक है, तो ये है, फटाफट इसको नोट करो। ये वैसे भी सिलेबस है, शुरू का है बस ये। अब आओ सीधा पहले नाटककार का नाम लिखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दो प्रकार के नाटक लिखे हैं। एक है आपका, मतलब दो प्रकार के क्या, कुछ मौलिक थे, कुछ तो अपने खुद लिखे नाटक, और कुछ नाटकों का अनुवाद किया। और अनुवाद करते समय जो भी अनुवाद करता है उसमें आप चीज एक ध्यान रखेंगे कि केवल शब्द से अनुवाद नहीं कर देना है, उसमें ट्रांसलेशन कुछ अपने अपने हिस्से का भी जोड़ना है, उसमें अपना वर्जन भी कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। ठीक है, तो मौलिक और अनुदित दो प्रकार के नाटक इनके मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा था, तो विद्या सुंदर था, जो कि एक अनुदित नाटक था। ठीक है, इनका पहला नाटक विद्या सुंदर। विद्या सुंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, हिंदी के पहले नाटक संबंधी डिबेट भी कर सकते हैं आप एक जगह पे।
इसको माना जाता है हिंदी का पहला नाटक है। हाँ, जो हिंदी का पहला नाटक अगर पूछा जाए आपसे, तो वो नहुष नाटक था, और ये था गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ऐसा कुछ नाम था, है ना, गिरिधर दास, इनका नाटक था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। ठीक, इनका जो है माना जाता है कि ये हिंदी का पहला नाटक। हालांकि शुक्ल जी ने माना है जो इनका नाटक था वैदिकी हिंसा, पहला मौलिक नाटक, बल्कि शुक्ल जी ने पहला मौलिक नाटक, और नाटक और मौलिक नाटक का फर्क आप समझ पा रहे होंगे। एक तो होता है नाटक, ठीक है, मौलिक नाटक अगर सवाल पूछा जाए तो ये वाला है। हालांकि इसके बारे में एक आनंद रघुनंदन नाम का भी नाटक है, उसको लेकर के भी कई लोग डिबेट करते हैं, वो भी शायद है, लेकिन एक ये है, शुक्ल जी ने इसको भी माना हुआ है। ठीक है, भारतेंदु का पहला माना है, शुक्ल जी ने। किसका नाटक है आनंद रघुनंदन? कब लिखा गया था? आधुनिक काल में ही लिखा हुआ था, क्योंकि कई बार ब्रज भाषा के भी काउंट हो जाते हैं ना। आनंद रघुनंदन कर लो क्या? चलो फिर इनका करना शुरू करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक एक तरफ से, मौलिक और फिर अनुदित। पहले लिखो मौलिक नाटक, और आपको बनानी चाहिए वैसे, इसमें आपको एक टेबल बनानी चाहिए। ये कर दिया? तो पहला लिखिए आप मौलिक नाटक, पहले तो ऐसा टेबल के फॉर्म में किया जा सकता है इसको। एक तरफ लिखना है अपनी नाटक, और एक तरफ लिखना है कि ये किस बारे में है। ठीक है, यहां से कभी कभी सवाल आ जाता है। देखो, नाटक में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी है। देखो, वहां तो हम लोग कर लेते हैं कि हमने उपन्यास कैसे किया, एक प्रकार की के उपन्यास को पूरा एक प्रकार के अंदर पढ़ लिया। जैसे आपको पता चल जाएगा कि अगर पूछा जाए बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार का उपन्यास है, तो आपका जवाब ऐतिहासिक है। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अंधेर नगरी किस तरह का है? नाटक है। ठीक है, अब एक ही इसमें क्या होगा कि एक ही जो मतलब नाटककार है वो बहुत अलग अलग प्रकार के लिखेगा। ठीक है, केवल प्रसाद को लेकर के आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, बाकी सबने क्या किया, अलग अलग तरह के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा कि किसने किस प्रकार का, थोड़ा नाट्य रूप जो होता है, नाटक का रूप जो है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे सवाल पूछा जा सकता है आपका, एक है उनकी भारत दुर्दशा जैसा जो वो था, तो भारत दुर्दशा में क्या पूछा जा सकता है? भारत दुर्दशा के रूप के लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया था, अपने लास्य रूपक कहा था उसको। नाटक का एक प्रकार होता है लास्य रूपक, तो सवाल आ सकता है इस पर भारत दुर्दशा को लेकर। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। प्रहसन क्या होता है? जो कॉमेडी के माध्यम से, हास्य के माध्यम से अपनी बात कहता है, उसको कहते हैं प्रहसन। तो अंधेर नगरी उस तरह का है। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है, खास करके ये दो तो हॉट फेवरेट होते हैं किसके, भारतेंदु के। दो सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं जो आपको करने हैं, मतलब जिनको अंदर आपको पढ़ने की जरूरत है? एक है भारत दुर्दशा और दूसरा है अंधेर नगरी। यहाँ के अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत दुर्दशा से ज्यादातर यही सवाल पूछते हैं कि इसका वर्ण्य विषय क्या है, या इसमें जो भारत भाग्य है वो क्या करता है, या फिर जो भारत दुर्दैव है वो किस तरह से चीजें करता है, वो वही सारी चीजें पूछी जाती हैं इसके अंदर से। और इसके अलावा अंधेर नगरी से भी इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये है।
बाकी इनके पात्र केवल इन्हीं दो नाटकों के पूछे जाते हैं, बाकी उनके नहीं पूछे जाते, बाकियों के उतना उस तरह से नहीं पूछा। हाँ, अनुदित नाटकों के ये पूछे जाते हैं, जो अनुदित नाटक होंगे कि वो किसका अनुवाद है। जैसे एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु नाम से किया। ठीक, तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल एक और पूछा गया था कि क्षेमेश्वर का एक चंड कौशिक नाम का नाटक था, उस पर आधारित नाटक भारतेंदु का कौन सा है? तो वो सत्य हरिश्चंद्र नाटक। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तरफ लिखना है अपने नाटक। तो मौलिक नाटकों में आपको वही दो नाटक बहुत अच्छे से पढ़ने, बाकी आपको केवल याद रखने। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नाटक मौलिक है, कौन सा नाटक अनुदित है। तो मौलिक नाटकों की एक पूरी टेबल याद करनी है, इसके अलावा अनुदित नाटकों की एक पूरी टेबल याद करनी है। ये 3-4 प्रकार की चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र से सवाल आएगा तो कुछ नहीं। हाँ, एक और चीज है जो सबसे ज्यादा संभावना है आपके नाटक से सवाल पूछे जाने की, एक तो जयशंकर प्रसाद से और एक मोहन राकेश से। ऑलमोस्ट पेपर लीक है यहाँ से, ये आप अगर आपने अच्छा कर दिया। और प्रसाद के भी सारे नहीं करने, जो एक एक लाइन आपको लिखाई जाएगी बाकी नाटकों में वो, और उसके अलावा जो आपको थोड़ा अंदर तक पढ़ने पड़ते हैं वो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, उसमें से भी स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सबसे ज्यादा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से थोड़ा कम है ट्रेंड पूछने का, लेकिन पूछता ही है। तो 3 नाटक जो उनके अंतिम थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी सब में एक एक लाइन हम लिखा देंगे, उतना आपने करना है। मोहन राकेश के नाटक जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है, मतलब जो सबसे बड़ा नाटक है उनका, वो आधे अधूरे है, सबसे ज्यादा वहां से पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर रखेंगे आप आषाढ़ का एक दिन, वहां से भी पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पर रखेंगे आप लहरों के राजहंस। ठीक है, तो ये क्रम होना चाहिए। लहरों के राजहंस से केवल यही पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध वाला नाटक कौन सा है, मतलब इसी सेंस का कोई ना कोई सवाल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध अगर क्वेश्चन में हो और विकल्प में लहरों के राजहंस हो तो सीधा टिक करके आना है बिना किसी संकोच के। तो पहला नाटक लिखिए आप, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। और ये प्रहसन है, प्रहसन समझ गए होंगे आप। हिंसा न भवति, और यहाँ इसमें लिखना है आपने, सेकंड तरफ लिखिए, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। एक तरह से वैदिक धर्मानुयायियों के पाखंड का चित्रण किया गया है। जो वैदिक मानते हैं ना, वेदों की और लौटो, और शायद आर्य समाज के ऊपर ये होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वैदिक धर्मानुयायी वही माने जाते हैं। ठीक है, अरे यार नोट्स में बहुत खतरनाक तरीके से मिसप्रिंट हो रखा है, अब वो पता नहीं कब ठीक होगा। विषस्य विषम औषधम, एक नाटक ये है, विषस्य विषम औषधम। इसके बारे में आपने ये लिखना है। कई बार ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि बड़ौदा के राजा गायकवाड़, बड़ौदा के राजा गायकवाड़ को उनके पद से, गायकवाड़ को उनके पद से हटाने पर लिखा गया नाटक। बड़ौदा के राजा गायकवाड़ को उनके पद से हटाने पर, बड़ौदा के राजा गायकवाड़ को उनके पद से हटाने पर लिखा गया नाटक। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने हटाया, और ये संवत 1932 की बात है, संवत 1932, यानी आपको उसमें से 57 माइनस करना है केवल। ठीक है, क्या वो नहीं लिख पाएगा? इतनी धीमी गति है तो फिर अगला लिखिए, प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी। प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी। ठीक है, ये इस तरह का है कि ये एक पात्रीय नाटक है, इसमें केवल एक ही पात्र है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एक पात्रीय नाटक।
मतलब एक ही कैरेक्टर है इसमें, एक पात्रीय नाटक। और काशी में व्याप्त पाखंड और आडंबर का सूक्ष्म चित्रण, प्रेम योगिनी। काशी में व्याप्त पाखंड और आडंबर का चित्रण, इसमें प्रेम योगिनी। अगला है चंद्रावली, इसमें कृष्ण प्रेम है केवल। इनका केवल नाम याद रखना है बस, प्रेम योगिनी, चंद्रावली। अगला आता है भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने इसका नाट्य रूप क्या कहा, इसको कहा इन्होंने लास्य रूपक, और ये खुद भारतेंदु ने कहा है, ठीक है, इसलिए बात और ज्यादा जरूरी हो गई है। लास्य रूपक, इसको रासक भी कहा जा सकता है, रासक। रासक और लास्य रूपक, ये दो इसके नाट्य रूप हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखिए आप, ये जो भारत दुर्दशा है, ऐसा लिखना है कि लिख सकते हैं कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक दुर्दशा का भारत की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण। तो ये प्रतीकात्मक नाटक है, ठीक है, प्रतीकात्मक चित्रण। देखिए इसमें कितना लिख दिया। और इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इस नाटक में सारी बुराइयां एवं कुरीतियां पात्र बनकर आई हैं। इसमें सारी बुराइयां एवं कुरीतियां क्या बनकर आई है, पात्र बनकर के आई है। तो ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। रूपक वही होता है, ठीक है, जैसे रूपक अलंकार होता है, ठीक है, उपमा उपमेय और उपमान का जो वो है, उसमें भी प्रतीकात्मकता होती है, तो उसी को इसलिए कहा जाता है रूपक। रूपक में निहित है कि कुछ ना कुछ प्रतीकात्मकता होगी। तो इसके जैसे पात्र किस तरह के हैं, इसके पात्र हैं, एक तो भारत दुर्दैव है, ठीक है, जो सबसे बड़ा विलन है। इसके अलावा भारत दुर्दशा है, एक सत्यानाश है, लोग रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लजता, डिसलॉयल्टी, इस तरह के ये पात्र बनकर के आ रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, ठीक है, यानी अच्छे गुण नहीं है। तो ये सब पात्र बनकर के आए हैं। तो इसके पात्रों का नाम भी आप लिखिए इसमें, पात्र इसके कौन कौन से हैं। भारत दुर्दैव, ठीक है, भारत दुर्दशा, एक है आलस्य, सत्यानाश, मदिरा, रोग, मदिरा हो गया, रोग हो गया, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी समझते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे पात्र हैं। इसमें 6 अंग हैं, अंगों की संख्या भी आप ध्यान रखेंगे, 6 अंक, ठीक है। और गीतों की भरमार है इसमें। इसमें जो पहला गीत आता है,
ये लिखिए आपने, 6 अंक हैं। इसका जो पहला शुरुआत होती है नाटक की कहाँ से, अंग्रेज राज वाला जो पंक्ति है ना, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी है धन विदेश, है धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह अति ख्वारी, ये जो है यहां से नाटक शुरू होता है। इसके अलावा ये वाला नाटक है, अगला देखिए नील देवी नाटक है, नील देवी। नील देवी, इसका जो काव्य रूप है ये गीति रूपक है, गीति रूपक, गीति रूपक। और इसके बारे में लिखना है आपने, ये लिख दिया। देखिए मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में, मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में नारी जाति की वीरता, पृष्ठभूमि में नारी जाति की वीरता और ओजस्विता का वर्णन, नारी जाति की वीरता और ओजस्विता का वर्णन। ठीक है, तो नील देवी इस तरह का नाटक है। अगला लिखिए आप। तो अगर आया थोड़ा सा स्त्री अस्मिता वाला नाटक कौन सा है, इस तरह से सवाल आया तो आप लोग कर लेंगे ना, नील देवी। ठीक है, अब मैं कैसे प्रेडिक्ट कर दूं कि किस भाषा में जो है परीक्षा का आपसे सवाल पूछेगा, तो थोड़ा आइडिया आपको रखना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, मतलब याद तो ऐसा होना चाहिए कि बस ऑप्शन एलिमिनेट सीधा सीधा करना आना चाहिए। ठीक है, 4 विकल्पों के बीच आपको खेलना आना चाहिए, वो करना आना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अगला लिखिए, जो महत्वपूर्ण नाटक है वो है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी क्या है, एक प्रहसन है, प्रहसन। प्रहसन क्या होता है, जिसमें हास्य के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो अंधेर नगरी प्रहसन, इसमें लिख सकते हैं कि तत्कालीन सत्ता, तत्कालीन सत्ता की मूर्खताओं, विसंगतियों, तत्कालीन सत्ता की मूर्खताओं, विसंगतियों तथा तथा तत्कालीन सत्ता की मूर्खताओं, विसंगतियों उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण। प्रहसन है तो निहित है कि व्यंग्य होगा ही होगा। उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण। ये भी 6 अंकों का है, 6 अंक। कई बार अंक पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, किसी भी कोई भी नाटक है, दुनिया का कोई भी नाटक हो,
आप एक ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी भी नाटक में मैंने 6 से ज्यादा मतलब अंक नहीं देखे, ठीक है। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद के भी अंक 4-5 ही होते हैं, अंक बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन आया 10 तो कम से कम 10 को एलिमिनेट कर ही लेना कि 10 अंक नहीं हो सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल बात है। हाँ, दृश्य बहुत सारे हो सकते हैं। दृश्य मतलब मोहन राकेश के नाटकों में एक दृश्य आता है, आषाढ़ का एक दिन में एक ही दृश्य है, ठीक है। दृश्य और अंक का फर्क समझते हैं आप? एक होता है दृश्य, ये तो एकदम, एक होता है अंक, ये चीज समझाना जरूरी है। अंक को कह सकते हैं आप भाग, पार्ट 1 2 3 4, उसमें ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। कई बार अंकों का नाम भी दे देते हैं, जैसे जो अंधा योग गीति नाट्य है उसमें अंकों का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि गांधारी का शाप और ये सारे नाटक, प्रभु की मृत्यु, उसका अंतिम जो है अंक, तो ये सब। लेकिन दृश्य और अंक के बीच का फर्क क्या होता है? देखो, दृश्य रिलेटेड होता है आपकी मंच के मतलब सीन से, किस तरह का उसमें है, और अंक का रिलेशन बनता है किससे? अंक का रिलेशन बनता है समय से, कि किस समय पे वो लिखा हुआ है। जैसे अगर हम नाटक खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नाटक हो रहा है, और जैसे रामलीला का ही उदाहरण ले लेते हैं, सबसे सटीक उदाहरण नाटक को समझाने का वही हो सकता है। तो जैसे 8-9 दिन चलता है, ठीक है, तो उन 8-9 दिनों को आप मान सकते हैं, अंक मान सकते हैं, ठीक है, कि पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन राम जन्म हुआ, और कहां तक की कहानी आती है, राम जन्म ही करते हैं, तो वो एक समय का जो है पात्र आपने वो खेला। दूसरे दिन का जो होता है वो धनुष यज्ञ होता है, विवाह का, ताड़ का वगैरह मारने का होता है, यानी कि वो दूसरा क्या है, वो दूसरे समय का है, जब राम लगभग जो है अपना मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन छोड़ करके अब क्या आ चुके हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो वो वाला टाइम आ गया, ठीक है। तो अंक का रिलेशन किससे है? अंक का रिलेशन है समय से, कि इस समय का इस समय का। जैसे अगर हम नाटक लिखते हैं, अगर हमने नाटक लिखा है और समय कुछ भी हो सकता है किसी के, जैसे जो रामलीला होती है वो पूरे जीवन का नाटक है, लेकिन जैसे अगर हम करें कि जैसे एक हफ्ते का अगर हमने अंक करना है, तो सोमवार का एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इस तरह से बना सकते हैं। दृश्य का रिलेशन होता है उसकी मतलब वो किस कहाँ पे दर्शाया जा रहा है। जैसे एक ही रामलीला के एक ही मतलब एक ही अंक में बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं। जैसे दूसरा दिन है, तो पहले क्या आएगा, उनका दरबार आएगा, दशरथ का दरबार आएगा, वहां आएंगे कौन, विश्वामित्र आएंगे, राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे, फिर वो सीन चेंज होगा, ठीक है, एक सीन वो हो गया। सेकंड सीन फिर पर्दा लगेगा, फिर देखिए बाद दोबारा खुलेगा, फिर वो मतलब मुनि का आश्रम दिखेगा, वहां पे तपस्या हो रही है, फिर तीसरा सीन आएगा, उस समय ताड़का वगैरह का दिखेगा। तो ऐसे 4-5 सीन चेंज होंगे, पर्दा लग करके चेंज हो, यानी कि इसका रिलेशन है स्थान से, यानी स्थान चेंज होगा तो दृश्य चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, समय चेंज होगा तो अंक चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप थोड़ा बहुत? ये थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे ना आप? हाँ, तो ये होता है अंक और दृश्य का रिलेशन, ये होता है। तो दृश्य एक भी हो सकता है कि एक ही दृश्य में सारे का सारा टाइमिंग जो है आपने कंप्लीट कर दी। जैसे जो आषाढ़ का एक दिन है, उसमें 3 अंक हैं, 3 टाइम आते हैं। पहला, कालिदास नहीं गया होता है, गांव में गया होता है, वो अंक समाप्त होता है कब, जब कालिदास वहां जाना पड़ता है, उसको उज्जैनी जाना पड़ता है राजकवि बनने के लिए, ठीक। दूसरा सीन आता है कि उसकी केवल खोज खबर आ रही है, अंबिका जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसकी जो पुत्री है मल्लिका, यानी कालिदास की प्रेमिका, वो भी एक स्टेज में पहुंच चुकी है, वो भी इंतजार कर रही है, वो देखती है कि इसके जो है मतलब बहुत सारे ग्रंथ छप रहे हैं, तो वो ग्रंथों का संग्रह कर रही है। बीच में उसे प्रियंगु मंजरी भी मिलना आती है, जो कि अब कालिदास की पत्नी हो चुकी है। दूसरा अंक वो है। तीसरा अंक क्या है कि अब क्या है, मल्लिका की जो है एक लड़की भी हो जाती है, और कालिदास फिर अंतिम में जो है वापस आता है, तो वहां से भाग करके कश्मीर में, क्योंकि विद्रोह हो जाता है, वो राजकाज संभाल नहीं पाता और यहाँ आ जाता है। तो तीसरा अंक वो है, यानी कि समय चेंज हुआ तो अंक चेंज हुआ, लेकिन दृश्य चेंज नहीं हुआ है। दृश्य केवल और केवल क्या है, मल्लिका और अंबिका के घर का आंगन है, और उसी आंगन से आपको पूरी स्टोरी पता चलती है। वहां पात्र आते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि ये हो गया है, अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, उसी घर के आंगन में पूरा का पूरा, यानी दृश्य चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जगह चेंज नहीं हुई, स्थान चेंज नहीं हुआ, समय 3 बार चेंज होता है। तो वो उस तरह का वो है। इसी तरह से आधे अधूरे में भी सेम टू सेम उनके सावित्री का घर का जो आंगन है, वहीं पे पूरा का पूरा नाटक खेल दिया जाता है। तो इस तरह का है। 6 अंकों का नाटक है अंधेर नगरी। और एक अंकी क्या होता है, जिसमें एक ही अंक है, ठीक है, कि उसमें क्या है, एक ही समय में वो सारा का सारा। तो एकांकी क्या होता है, इसलिए आकार में भी छोटा होता है। तो ये सब चीजें, तो अंधेर नगरी
समझिए, अंधेर नगरी नाटक पता है, पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत तो पता होगा, बचपन में हर जगह लगा होता है, या इंग्लिश में लगा होता है या हिंदी में लगा होता है, ठीक है। मैंने जहाँ पढ़ा था इंग्लिश में है, और मैं बता सकता हूँ आपको 9th क्लास में है इंग्लिश में, उत्तराखंड बोर्ड के इंग्लिश में शायद दूसरी जो किताब आती है सप्लीमेंट्री, एक तो किताब आती है आपकी हॉर्नबिल, एक आती है फ्लेमिंगो, तो उन दोनों में से किसी एक में, ठीक है। तो उतना मेरे को याद है, इंग्लिश में था ये वाला, ठीक है। तो इसके जो पात्र हैं, महंत नारायण दास जो कि गुरु हैं, पात्र लिखिए इनके। महंत नारायण दास, दूसरा गोवर्धन दास, और गोवर्धन दास ही है वो जो रुक जाता है वहां की, मैं तो यहीं रहूंगा, ये बढ़िया जगह। दूसरा है घासीराम, एक है पात्र आता है इसमें घासीराम, ये मतलब ये बाजार के कैरेक्टर हैं। अब मछली वाला, दूसरा वाला ऐसा, एक आता है पुजारी, एक है मछली वाला, एक जात वाला आता है। तो जात वाला का मतलब क्या है, इसमें ब्राह्मण है। तो ये इसके पात्र हैं अंधेर नगरी, ठीक है। और अंतिम मौलिक नाटक है सती प्रताप। ये पौराणिक नाटक है। पौराणिक नाटक का मतलब क्या होता है, कोई पौराणिक कहानी ली हुई है, ठीक है, उस पर आधारित लिख लिया, उसको पौराणिक नाटक कहा जाता है। जैसे ये जो सती प्रताप है, इसमें लिखिए आप, सावित्री और सत्यवान सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित। कौन सा वाला, सती प्रताप जो नाटक है, सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित। हो गया ये, सावित्री सत्यवान का पौराणिक कथानक पता है, सावित्री सत्यवान की कहानी पता है आपको, पता है, इनको बता देना, ठीक है। तो मेरा काम आप ये कर देना, इनको सावित्री सत्यवान की कहानी नहीं पता है, क्या पता है फिर आपको, अरे वही वाली कहानी कि सत्यवान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और फिर सावित्री जो है यमराज से जिद करके, मतलब मानती ही नहीं है, और फिर वो उसको जो है फिर अंततः उसको देना पड़ता है, जीवन उसको वापस देना पड़ता है, और देना ही पड़ता है। तो इस तरह की कहानी आती है, ठीक है, वही वाली है। और इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता, मैंने भी बहुत हल्के हल्के में थोड़ा बहुत कहीं सुना था कि ऐसा कुछ हुआ था, ये कहानी ये भी है, ठीक है। तो मतलब जब यमराज को सुननी पड़ गई स्त्रियों की, तो बाकी लोग तो क्या ही है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आइए आप अनुदित नाटकों पर। अनुदित नाटकों में 3-4 प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं कि मूल नाटक कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, और ये सब, इसके वर्ण विषय उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, इस तरह से आप, एक जगह मैंने सवाल देखा था। तो अगर आपको पता हो कि ये किस पर आधारित नाटक है, कि ये कहाँ का नाटक है, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे जब जयशंकर प्रसाद का एक नाटक आएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक को लेकर के जहां सब्जेक्टिव पेपर होता है जिन यूनिवर्सिटीज में, सब्जेक्ट, एक तो यूनिवर्सिटी में बीए एमए में तो होता ही है, लिखना पड़ता है, दूसरे जगह कभी कभी सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, जैसे कुछ आयोग में यूपीएससी वगैरह, और यूपीएससी में तो चंद्रगुप्त नहीं है, लेकिन कुछ पीसीएस में है जहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो वहां पर एक बड़ा हॉट फेवरेट सवाल होता है कि चंद्रगुप्त जो नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक का मतलब आते ही दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है, कौन है चंद्रगुप्त, पता है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो वाला, गुप्त वंश वाला नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो है, चाणक्य, चंद्रगुप्त और ये सब। हाँ, तो चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है, चंद्रगुप्त। तो उसमें साबित करना पड़ता है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक जो है वो अंततः चाणक्य है,
है ना, चाणक्य उसका नायक है, तो फिर नाटक का नाम चंद्रगुप्त क्यों है? नायक के नाम पे रखना, जैसे स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त को लेकर के ये डाउट नहीं है कि उसका नायक कौन है, तो स्कंदगुप्त ही उसका नायक ठहरता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि नायक उतना भी अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, विकसनशील नायक है तो है ही, नायक के अंदर कमियां भी होनी चाहिए। हाँ, तो चाणक्य रख लेते नाम, कौटिल्य रख लेते। हाँ 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 ये, हाँ यही उत्तर देना पड़ता है उसमें, यही आंसर बनता है उससे। चलो करेंगे उसको जब चंद्रगुप्त नाटक आएगा। तो जो मुद्रा राक्षस नाटक है जैसे भारतेंदु का, वो भी सेम है, विशाख दत्त का नाटक था संस्कृत में मुद्रा राक्षस, और उसका था। तो चलिए भारतेंदु के अनुदित नाटक लिखिए फटाफट, और आज भारतेंदु हरिश्चंद्र कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है इस बार पता नहीं क्यों ऐसे नाटककार पूछे जाएंगे जो बड़े कम पूछे जाते हैं, बड़े कम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड कम है। जैसे मुझे लगता है भुवनेश्वर प्रसाद से अगर इस बार का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर अन्याय हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद का नाम क्योंकि रखा हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है भुवनेश्वर प्रसाद से नाटक में, क्योंकि सिलेबस में रखा हुआ है ना, तो अगर जिसका थोड़ा सा भी जो अलग सोच का आदमी होगा वो प्रसाद और मोहन राकेश से हट करके भुवनेश्वर प्रसाद पे सवाल पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उनका है ना एक उस तरह का विसंगति वाले नाटक, उन्होंने एब्सर्ड नाटक परंपरा के नाटककार हैं इसलिए, ठीक है। वरना टिपिकल अगर मन किया उसका कि आसान बनाओ तो फिर मोहन राकेश और वो आते हैं, वरना थोड़ा सा अगर ये दिखाने के कि हम तो आयोग वाले हैं और हम खतरनाक हैं, ये दिखाने के लिए भुवनेश्वर प्रसाद पे सवाल पूछेगा। तो भारतेंदु के अनुदित नाटक लिखिए, पहला रत्नावली। आपको एक और चीज इसमें करनी है, एक टेबल बनाते समय आपको, मतलब अगर आप टेबल बनाना पसंद करते हैं तो, टेबल नहीं पसंद कर रहे हैं सीधा सीधा लिख रहे हैं तो भी आपको कम से कम 2 पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। 2 पेन का इस्तेमाल करके ठीक लगता है, थोड़ा इंपॉर्टेंस पता चलती है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए आप पहला जो था रत्नावली, रत्नावली मूल नाटक है, रत्नावली ही नाम था, हर्ष का नाटक है। हर्ष कौन होगा, कोई नाटककार? रत्नावली हर्ष संस्कृत का नाटक है, ठीक है। इसका वर्ण्य विषय में ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे कि क्या लिखा जाए, लेकिन ये इतना पूछते भी नहीं है। विद्या सुंदर सेकंड नंबर पे आता है, हालांकि जो पहला नाटक माना जाता है वो विद्या सुंदर ही माना जाता है भारतेंदु का, विद्या सुंदर, ठीक है। विद्या सुंदर एक चौर कवि हुआ है, चौर कवि, तो चौर पंचाशिका का अनुवाद है ये, चौर पंचाशिका का। चौर कवि का चौर पंचाशिका नाटक है, उसका अनुवाद है। इसके अलावा एक आता है पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन। प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है, कवि कृष्ण मिश्र का। कृष्ण मिश्र का पाखंड विडंबन नाटक है, वहां से ये लिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आप ये लिख सकते हैं, क्या पता यहां से पूछा जाए, वैसे तो कम संभावना है, लेकिन यहां से आप ये लिख सकते हैं वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति का महत्व इसमें स्थापित किया हुआ है, किसमें? पाखंड विडंबन में। तो लिखिए वैष्णव भक्ति का महत्व स्थापित किया गया, वैष्णव भक्ति का महत्व स्थापित किया गया है, ठीक है। वैष्णव भक्ति का महत्व स्थापित किया गया। इसके अलावा पाखंड, पाखंड विडंबन है तो पाखंड आडंबर वो सब आएगा ही आएगा, ये सारी चीज। इसके अलावा अगला नाटक है धनंजय विजय, और धनंजय किसका नाम है? तो धनंजय विजय आपने
महाभारत की वो कहानी सुनी है, विराट युद्ध, पता है आपको? महाभारत में विराट युद्ध एक आता है। कौन सी कहानी है वो? वही वाली। फिर उसके बाद जब अज्ञातवास पता चलता है और उसके बाद वो सब सेना लेकर के पहुंच जाता है और अर्जुन अकेले ही पूरी सेना को परास्त करता है, वो वाली। ठीक है, तो हुआ क्या कि विराट नगर में वो लोग क्या कर रहे थे, अज्ञातवास कर रहे थे, कोई कुछ बना हुआ था, अर्जुन वृहन्नला के पात्र में था, सब कुछ ना कुछ बने हुए थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि कीचक को मार दिया, किसने? भीम ने मार दिया, और पूरे हस्तिनापुर में बात फैल गई कि विराट का जो कीचक था उसको किसी ने मार दिया है। तो मतलब कीचक क्योंकि उस समय का बड़ा पराक्रमी योद्धा वो भी था, कि वो कहते हैं यार इसको कोई और कैसे मार सकता है, या तो बलराम मार सकते हैं, ठीक है, उन्होंने मारा नहीं होगा, या तो दुर्योधन मार सकता है, मैं क्यों ही मारूंगा, वो सोच रहा है। और तीसरा भीम है, तो उसको पता चल गया कि बस वहां से तो जो डिटेक्टर होता है ना नेक्स्ट लेवल का, तो मतलब वो, तो उन्होंने जो है पकड़ा है बात, और सीधा फिर वो तो उसके बाद पूरी सेना लेकर के कर्ण गए, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, वही वाली पूरी की पूरी टीम जो महाभारत में अंततः आई, वो पूरी की पूरी टीम गई, और अर्जुन ने क्या किया, अकेले ही सबको हरा दिया। ठीक है, अकेले हरा दिया, तो वो वाली कहानी है, वो बड़ा प्रसिद्ध मतलब माना जाता है, तो वही वाली। तो धनंजय, कांचन कवि का नाटक है धनंजय विजय, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिनका नाम सेम टू सेम है उसको लेकर के आप खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको कवि थोड़ा याद करना पड़ सकता है, कांचन कवि। आपका एक तो पेपर बनाता है यूके ट्रिपल एस सी, और मुझे उस आयोग पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता नहीं है कि वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ वो देखेंगे नहीं कि कौन ज़्यादा मतलब महान नाटककार कौन है, कम महान कौन है, वो दे देंगे बस क्वेश्चन, ढूंढेंगे वैसा ढूंढेंगे कि अगर वो अपनी पे आगे। यूके पीएससी बहुत अच्छे पेपर बनाता है, वो वही बनाता है, जैसे अगर 10 नाटककार आपके यहाँ दिए हुए हैं ये सब, तो हम अगर यूपीएससी यूके पीएससी पेपर बना रहा होता तो करते हम भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश, थोड़ा बहुत जगदीश चंद्र माथुर कर सकते थे। इन्हीं में से एक जगह पे ही क्वेश्चन आता, बहुत ज़्यादा टेंशन वो लेते नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक मैच वाला क्वेश्चन रखते और इसमें एक क्वेश्चन बना लेते, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बना करके रख सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सभी पढ़ना है आपने। धनंजय विजय। अगला लिखिए मुद्रा राक्षस। तो हाँ, धनंजय विजय पता चल गया, महाभारत का कथानक है इसमें, और विराट युद्ध। तो इसमें एक लिख सकते हैं कि अर्जुन द्वारा कौरवों की सेना को अकेले परास्त करना का वर्णन, कौरव सेना को अकेले परास्त करने का वर्णन, धनंजय विजय। अगला आता है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस एक पात्र बनकर के भी आता है, कहाँ? चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक है, राक्षस नाम से पात्र है। ठीक है, और ये मगध का अमात्य है। अमात्य शब्द अगर आपके यहाँ आए, अमात्य का मतलब क्या होता है? मंत्री। ठीक है, तो मगध का अमात्य है मुद्रा मुद्रा राक्षस। तो उसके बारे में, ये विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस ही नाम है, मुद्रा राक्षस और विशाख दत्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त चाणक्य वही वाली कहानी है, चंद्रगुप्त चाणक्य संकेत कर सकते हैं आप इसमें, चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो है, चाणक्य की राजनीति प्रवणता और उसकी सूक्ष्म ज्ञान, तो ज्यादा ये केंद्रित किस पर है? चाणक्य पर ज्यादा केंद्रित है। ठीक है, वहां तो फिर भी चंद्रगुप्त के डायलॉग ठीक ठाक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अगला लिखिए दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस है। देवनागरी में ही लिखो चलो, मर्चेंट वेनिस।
विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर लिख लेते हैं बस। दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, अब इन्होंने ये क्या किया, दुर्लभ बंधु क्या किया, मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो कहानी है उसी को मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ दिया। वहां तो थोड़ा यूरोप का आता है कि समुद्री यात्रा है और ये है, भारत में ज्यादा समुद्री यात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, खासकर उत्तर भारत में। तो आप में से किसी ने देखा है समुद्र, गए होंगे ना आप समुद्र देखने, कहाँ गए थे, कहाँ, कर्नाटका में, हाँ तो कर्नाटक में तो होगा ही समुद्र, लेकिन यहाँ आप नहीं देख सकते। इसीलिए देखो है क्या, दरअसल जो शब्द है ना वो अपनी ज्योग्राफी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक शब्द है दरिया, फारसी भाषा का शब्द है, इसका ओरिजिनल मीनिंग है समुद्र, ठीक है, लेकिन जब ये उत्तर भारत में यूज होना शुरू हुआ तो दरिया यूज होना शुरू हुआ नदी के अर्थ में, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ तो नदी होती है, समुद्र तो होता नहीं। तो शब्द के जो है इस तरह से भी रूप बदलते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। तो दुर्लभ बंधु कर दिया। इसके अलावा अगला लिखिए कर्पूर मंजरी, राजशेखर का नाटक है कर्पूर मंजरी। राजशेखर, कर्पूर मंजरी। एक लिखिए सत्य हरिश्चंद्र। चंड कौशिक नाम का नाटक था, और क्षेमेश्वर का लिखा हुआ है, क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर थे चंड कौशिक। सत्य हरिश्चंद्र। और अंतिम लिखिए आप भारत जननी। भारत जननी नाटक का नाम था भारत माता, और इसका राइटर का नाम पता नहीं क्या है, इसके लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं मिला, नहीं भारत माता ये लिख सकते हैं। तो ये जो ज्यादातर पूछे जाते हैं ऊपर ऊपर के, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, ये बड़े हो मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सत्य हरिश्चंद्र का ये पूछा जा सकता है। तो जो मूल नाटक है वो पूछने का ट्रेंड रहता है, ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ नाटकों में अभिनय भी किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने एक नाटक में अभिनय किया था, क्या नाटक था वो, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो रुक्मणी परिणय है, इसी तरह से कुछ था, है ना, भारतेंदु ने अभिनय भी किया था। तो वहां से वैसे संभावना बहुत कम है इस तरह की चीजें पूछे जाने की, लेकिन ये है। फिर कल करेंगे हम सीधा प्रसाद युग करेंगे। द्विवेदी युग से आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी नाटककार उसमें लगा हुआ नहीं है। देखो द्विवेदी युग के नाटककार आप इन्हीं को मान सकते हैं, क्योंकि ये शुरू तो यहीं से हो गए थे। जैसे आपके गोविंद वल्लभ पंत हैं या उदय शंकर भट्ट तो बाद में, लेकिन सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, ये सारे लोग द्विवेदी युग से शुरू हो चुके थे, लेकिन ज्यादा आप इनको यहीं पे गिनेंगे, ठीक है। 2 3 चलो ये हो गया, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल।